अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कौन बोलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे। कोई नहीं बोल सकता। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक जब आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता। आपको याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। अब बढ़ते हैं खबर पर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। और यह आरोप कोई मेरे नहीं है, एटा जिला जेल में तैनात जेल वार्डन राजीव हंस कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रो रो कर यह आरोप लगाया है। जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां से मोमडन की महिला। यह सुनना के नाम पर अब दबंग
लड़के कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में कुछ लड़के मुस्लिम महिलाओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मलिखान जहानपुर गांव का है। वीडियो देखकर लगता है कि ये कोई मेले वाली जगह है। जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है। बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 अप्रैल 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि 295 में मैंने पूरा बेंगलोर से और 2008 से पूरा 26/11 तक पूरा बताया है आपको डिटेल में, कुछ वीडियो का प्रूफ करके और कुछ पुलिस वालों की कमेंट के साथ, जो कि गुजरात में हुआ था, जो जिन्होंने ब्रिटेन नागरिक को पकड़ा था और वो सब किया था कि करने वाले का हाथ अंग्रेज़ों का पाया जाता है, लेकिन इल्ज़ाम वो मुसलमानों पे लगता है। ये मैंने पूरा गौर किया हुआ है। तो मेरे पास ये लेटर है, मैं सब लिखकर आपको दिखाना है। ये लेटर जो है मैंने लिखा है 10/4/2017 को, और इस पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, ये देख लो। ये मैं बचाना चाहता हूँ कि ये जो है लिखा, देख लो। उल्टा आपको दिखाई दे रहा होगा, देश बचाओ, यानी मैं ऐसे पढ़ दे रहा हूँ, देश बचाओ अंग्रेज़ों की साजिश से। और मैंने ये पूरा लिखा हुआ, लेटर डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2006 का वाकया छुपाऊंगा बस आपसे, क्योंकि 2006 का वाकया आपको ढूंढना है। बहरहाल ये पिछली वीडियो जो अभी पिछली वीडियो बनाया, मैं एक वीडियो बना चुका, तो उस वीडियो का नंबर होगा आपको 296। 295 पहले बना चुका हूँ। अब आज के तारीख में जो पहली वीडियो बना चुका हूँ उसका नंबर होगा 296। अब जो ये वीडियो चालू है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो का नंबर होगा 297। ठीक है, तो 297 में आपको ये मिलेगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया कि 13 फरवरी 2010 को पुणे में बम धमाका हुआ था। तो मैं ये लेटर में पढ़ता हूँ जो कुछ मैंने लिखा था 10/4/17 को, यानी 2017 में जो लिखा था, चौथे महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल का ही महीना, चौथा महीना है। तो 10 अप्रैल 2017 में जो लिखा था उसको, वो लेटर मैं आपको पढ़ रहा हूँ। सारी जानकारी जमा की थी और इस पर गौर फिक्र किया था कि सारा वाक़या हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या क्या उसमें लफ्ज़ जो है अहम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो लिखा है वो आपको बता दूं।
ये खास करके मेरे जो आपको इंटेलिजेंट का पहले नाम दिया मैं पिछली वीडियो में, फौज, CBI, CID वगैरह वगैरह, LED वगैरह वगैरह, NI, ATS, LED, ED, ये जब पुलिस स्पेशल फोर्स, तमाम इंटेलिजेंट को ये बताना चाहता हूँ। तो ये आपका लेटर में ये आपको शुरू करता हूँ। 13 फरवरी 2010 में मैं पुणे में धुम हुआ। क्या हुआ? धुम हुआ, एक बड़ा धाम करके आवाज आई, धड़म हुआ। 13 फरवरी 2010 में पुणे में धमाका हुआ। कहा जाता है कि पुणे और 26/11/2008 हमले का जिम्मेदार प्लान करने वाला डेविड हेडली और तहावुर राणा थे और ये दो के दोनों अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त होने के बाद भी दोनों को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं 26/11/2008 में हुआ था। उसके बाद 2008 नवंबर में, तो दिसंबर के 1 महीना मेरे ख्याल से खाली गया। उसके बाद 2009 खाली गया। 2010 में, 1 साल के बाद 2010 में फरवरी के ही महीने में पुणे में धड़ाम करके हो गया। 13 फरवरी 2010 को पुणे में धमाका हुआ। जो चैनल में खुलासा किया गया वो बहुत कुछ खुलासा किया गया कि 26/11 का प्लान करने वाला, पुणे में धमाका करने वाला, ये सब डेविड हेडली का काम है, तहावुर राणा का काम है। ये कहाँ है भाई साहब? दोनों अमेरिका में हैं। डेविड हेडली, तहावुर राणा, ये तहावुर राणा जेल में था शायद, मेरी जानकारी के हिसाब से जो न्यूज़ में बताया गया। और डेविड हेडली 26/11 से पहले वो आया था, ताजमहल में ठहरा था, पुणे गया था वगैरह वगैरह, यहाँ वहाँ मुंबई में भटका था, आया गया था, उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद 26/11 के बाद एक फिल्म अभिनेता हैं जो कौन सा भट्ट हैं, भट्ट पूजा भट्ट के बाप शायद। तो न्यूज़ में ये भी मैंने सुना था, देखा था, पूजा भट्ट के बाप पर शिकंजा कसा गया था और ये बातें की जा रही थी कि पूजा भट्ट के भाई का कुछ नाम था, उसके साथ डेविड हेडली का कोई ताल्लुक है और वो उनके साथ किसी पार्टी वार्टी में आते जाते देखा गया है। ये सब बातें चर्चा में थी और न्यूज़ में, चैनल में थी। मैं सुनाई दे रहा था, मुझे, मैं देख रहा था चैनल में, क्योंकि मैं इन सब के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए पूरी जानकारी हासिल करना चाहता था। 13/2/10 को जब ये पुणे में हुआ तो उसके बाद ये सब क्यों पूजा भट्ट के बाप को और उसके भाइयों पर क्यों लगाया गया बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सब के पीछे एक साजिश है। बहरहाल डेविड हेडली यहाँ मुंबई में आया था और ताजमहल में भी ठहरा था 26/11 से पहले, और यहाँ पूरे मुंबई में शेयर करके, प्लानिंग करके, सब धमाका करके, सब क्या क्या करना था करके गया था। वो अमेरिका में गया था, तो अमेरिका ने उसके बाद भी डेविड हेडली को, तहावुर राणा को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया। अभी कुछ न्यूज़ सुना हूं कि शायद तहावुर राणा को वो इंडिया को सौंप सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सौंपेगा। लेकिन अगर सौंपेगा तो किसी साजिश के तहत सौंपेगा। वजह यह है कि अभी हिंदुस्तान को कंट्रोल करना है। हिंदुस्तान में जो अंग्रेज के खिलाफ जाएगा उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ न कुछ गेम खेला जाएगा। तो मुमकिन है कि तहावुर राणा को इंडिया भेजा जाए, क्योंकि तहावुर राणा, इंडिया की जो हुकूमत है अब वो अधर्मी हुकूमत है और वो अंग्रेज़ों के पूरे कंट्रोल में है, उन्हीं का कहना पे चल रही है। तो जब हिंदुस्तान की हुकूमत उनके कंट्रोल में है तो भरोसा करके वो तहावुर राणा को भेज सकते हैं, क्योंकि इसी तहावुर राणा की वजह से फिर ये मनचाहा खुलासा करेंगे कि तहावुर राणा ने बताया कि, खुलासा किया कि ये आदमी ने उसका मदद किया था, ये आदमी का उसका ताल्लुक था, ये आदमी ने उसका सपोर्ट किया था। अब जिसको फंसाना होगा, जो हुकूमत के खिलाफ जाएगा, जो अंग्रेज के खिलाफ जाएगा, उसको फंसाया जाएगा कि तहावुर राणा का इसके साथ ताल्लुक था, तहावुर राणा के जरिए खुलासा हुआ है। तो ये सब drama.com हो सकता है, मुझे अभी कंफर्म मैं नहीं कह सकता। मेरा दिमाग कहता है कि अगर वो इंडिया को सौंपेंगे तो कुछ साजिश के तहत सौंपेंगे, और जो उनके खिलाफ होगा उसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, उसको फंसाने के लिए सौंपेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल के। जिस तरह से महेश भट्ट का, पूजा भट्ट के बाप का मुंह बंद करने के लिए कि टीवी पर बैठकर खबरदार कोई मुसलमान की हिमायत नहीं करना, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके बेटे पर डेविड हेडली
की मुलाकात करवा के वो सब बातों को करके उनका मुंह बंद करवाया गया था कि खबरदार मुसलमानों की हिमायत नहीं करना, नहीं तो तुमको आतंकवादी करार देकर के तुम्हारे बेटे के साथ डेविड हेडली का ताल्लुक है और ये सब में तुमको फंसा के तुमको अंदर करवा देंगे। चुप, बोला नहीं कुछ, मुसलमानों की हिमायत नहीं करना, क्योंकि फिर डर होता है अंग्रेजों को, एक बोलेगा तो दो बोलेगा, फिर तीन बोलेगा, फिर बहुत आवाज़ उठने लगेगी, एक भी आवाज़ ना उठे आवाज़ दबा दो। ये सब प्लान पहले किया गया था। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पढ़ के बताया कि 13 फरवरी 2010 को पुणे में हुआ, लेकिन इसमें एक और राज है। 13 फरवरी 2010 को पुणे में हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ एक वजह और बताता हूँ, क्योंकि आगे मैंने लिखा है, ये थोड़ा आगे बीच का पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मैं आगे लिखा एक साथ नहीं लिखा इसलिए। तो 13 फरवरी 2010 को पुणे में बम धमाका हुआ, जबकि 24/2/2010 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग थी थाईलैंड में। इंटेलिजेंट मेरे भाई, ये जो है ना फौज, SBI, CID, CBI, LED, ATS, ASI, ANI, ED, पुलिस और स्पेशल तमाम डिपार्टमेंट के लोग इस बात पे गौर करो। यहां से मैं कुछ खास बातें बताऊंगा। 13 फरवरी 2010 में जो पुणे में धमाका हुआ था, वो तकरीबन एक थोड़े दिन पहले 24 और अगर 10 दिन पहले धमाका हुआ था, 10-12 दिन पहले, 13 दिन पहले 12 दिन, क्योंकि 13 फरवरी को धमाका हुआ, 24 फरवरी को थाईलैंड में इंडिया पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। इस पर आप गौर करें, क्योंकि ऐसी मैंने आपको बहुत बात बतानी है, ठीक है? क्योंकि जहां मीटिंग होने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले धूम धड़ाका किया गया है, ताकि मीटिंग में कहीं दोस्ती ना खेला जाए, समझौता ना हो पाए, और ये मीटिंग में ये बात उभार कर बोला जाए कि देखो मुसलमान से तो समझौता हो ही नहीं सकता, मुसलमान तो धमाके पे धमाका कर रहे हैं, मुसलमान, पाकिस्तान तो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो देखो पुणे में धमाका करवाया। डेविड हेडली पाकिस्तानी है, वो आया अमेरिका से, ये कोई नहीं बोलेगा, वो है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के नाम पे बिल फटेगी। तो बहरहाल डेविड हेडली तो पाकिस्तान में, तो वो अमेरिका भी हिंदुस्तान को नहीं दे रहा है, क्यों, इसको समझो। तो बहरहाल 13 फरवरी को 2010 को पुणे में धमाका हुआ, जबकि 24 फरवरी 2010 को थाईलैंड में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग होने वाली थी। दोनों के बीच समझौता करवाने का कुछ बातचीत चल रही थी। तो 24 फरवरी को 2010 को मीटिंग होने वाली थी, उससे 10-12 दिन पहले पुणे में धमाका करके इल्ज़ाम डेविड हेडली और पाकिस्तान पे लगाया गया, ताकि जो बातचीत चल रही है थाईलैंड में दोस्ती करने का, दुश्मनी ख़त्म करने का, वो उसमें और आग और पेट्रोल डाल के धमाका किया जाए। इस पर गौर करना। बहरहाल, और हम फिर पीछे आते हैं। 2 मई 2010 को 2 मई 2010 को अब फिर से मैंने शुरू कर देता हूं ताकि सीरियल से आपको समझ रहे। 13 फरवरी 2010 को पुणे में धमाका हुआ और 24 फरवरी 2010 को थाईलैंड में मीटिंग होने वाली थी। तो 5वें महीने में 2 मई 2010 को 2 मई 2010 को 5वां महीना 2-5-10 यानी 2-5-10 2 मई 2010 को अमेरिका में, कनाडा में 2010 में कनाडा में एक कार में कुछ का सामान मिला था, का सामान मिला था, कार में मिला था। तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को राय दी, मशवरा दिया, हिंदुस्तान को राय दी और दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया। मेरे इंटेलिजेंट, मेरे भारत के नौजवानों, मेरे भारत के इंटेलिजेंट, ये गौर करो कि अमेरिका में, कनाडा किधर, कनाडा तो यूएस से अलग है ना, बहरहाल जो भी है, वहाँ पर कनाडा में एक कार में ऐसा मिला
धड़म धड़म वाला सामान। तो अमेरिका ने कहा कि दिल्ली में कुछ होने वाला है, वहाँ पर हाई अलर्ट कर दो। उन्होंने राय दी तो दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया और मामला गर्म किया गया, यानी थोड़ा सा सख्ती की गई, हाई अलर्ट किया गया। आगे चलते हैं। 13 नवंबर, ये 13 नवंबर 2010 का वाक़या है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। शायद मुझे याद नहीं था कि 13 नवंबर 2010 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है, तो शायद मुझे याद नहीं था, इसके लिए मैंने डेट नहीं लिखी, बस 13 नवंबर लिखा। लेकिन आगे का पूरा वाक़या 13 फरवरी 2010, 24 फरवरी है तो खैर वहाँ का है, 15-16 का भी जिक्र है, 2013 का भी जिक्र है, आगे 2013, 14, 15-16 का जिक्र है। इसलिए मेरे ख्याल से 13 नवंबर 2010 या 13 नवंबर 2013, 14, 15, 16 तक का ये वाक़या है। बहरहाल वाक़या बयान करूँगा तो आप मालूम कर सकते हो कि ये कौन से साल में वाक़या हुआ था। साल का तारीख लिखना मैं भूल गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, खेद है मुझे, परेशानी है यार। तो 13 नवंबर को 2010 में या 2011 में या 2012, 13, 14 में, ये आपको पता करना है। 13 नवंबर को पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था। 13 नवंबर को पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ था, जबकि उसके 2-4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग थी, यहाँ पर मेरे कॉपी में लास्ट में जो लिखा था वो कट गया है, पूरा कॉपी नहीं आया है। मीटिंग थी, इतना लिखा था शायद। तो पेरिस में 13 नवंबर को आतंकवादी हमला हुआ, जबकि उसके 2-4 दिन के बाद यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी। और न्यूज़ में यह भी बताया था, इसमें मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन शायद न्यूज़ में यह भी बताया था कि उस यूरोपियन यूनियन मीटिंग में मोदी जी भी जाने वाले थे। बहरहाल तो मैं आगे आगे कमेंट करूंगा, पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। 13 फरवरी 2010 को पुणे में बता चुका हूं कि पुणे में धमाका हुआ। 2 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग थाईलैंड में होने वाली थी। और 26/3/2015 या 26/3/2016 में 26/3/2016 में बेल्जियम के एयरपोर्ट पर भ्रम 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 हुआ। बेल्जियम यूरोप का कोई कंट्री है। 26/3/2015 में या 26/3/2016 में बेल्जियम के एयरपोर्ट पर भ्रम 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 हुआ एक, जबकि 30 तारीख को यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी जिसमें मोदी जी भी जाने वाले थे। ये ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स शहर का नाम है, ब्रुसेल्स मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, वो तो नाम नहीं आता। पर ये न्यूज़ मैंने अपने मोबाइल से टीवी पर रिकॉर्ड कर लिया था। ये न्यूज़ टीवी पर रिकॉर्ड कर लिया था, मैं ये वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में जो एयरपोर्ट पे धमाका हुआ था, उसमें नारा लगाया गया था, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर या मुजाहिद जिंदाबाद या कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे जो इस्लामिक थे। बावाज बुलंद एयरपोर्ट पर जब धमाका हुआ, उसके बाद ये न्यूज़ में भी बताया गया न्यूज़ में भी बताया गया और न्यूज़ में मैंने वो आवाज़ सुना। काफ़ी दिन मुझे वो लफ्ज़ याद था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो ज़हन से उतर गया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर था या जहाद जिंदाबाद, ऐसा कुछ उसने नारा लगाया था। मतलब ये साबित किया गया था, साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये जो धमाका हुआ वो किसी मुसलमान ने किया है तो जब मैंने मोबाइल से वीडियो दिखाया, वीडियो लिया, उसको कॉपी करने के लिए वीडियो लिया, बनाया, तो वो जो न्यूज़ पर टीवी पर दिखा रहा था, उसमें साइड में हिंदी में लिख कर आ रहा था कि अरबी में कुछ बोला गया है, अरबी भाषा में का कुछ इस्तेमाल किया गया, वो लिखा है। आज भी जो मेरे पास जो न्यूज़ है मेरे पास, उसमें आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, तो वो हिंदी में लिखा हुआ पाएंगे आप
के कुछ लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि धमाका करने वाला कोई मुसलमान था। मुसलमान अपनी पहचान बता रहा है वहाँ पर। इस बारे में मैं आगे कमेंट करूँगा। बहरहाल ये वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगा, आप वीडियो देख लेना। तमाम इंटेलिजेंट और तमाम हिंदुस्तानी इन सब बातों पर गौर करना, ठीक है। और बेल्जियम का हो गया। अभी 26/9/2013 जो बताया मैंने वो 16 का जिक्र है या 15 का जिक्र है। अभी मैं 26/9/2013 में 26/9/2013 में 3 पाकिस्तानी आतंकी सामा में सेना कैंप पर हमला किए, जबकि 29/9/2013 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। कम्युनिकेशन देखो। अभी बाद में मैं थोड़ा कमेंट करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वाकया है 26/9/2013 में 26 सितंबर यानी 2013 में 3 पाकिस्तानी आतंकी सामा में सेना कैंप पर हमला किया, जबकि 29/9/13 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। और ये न्यूज़ बड़े मैं गौर से देख रहा था, और इस न्यूज़ में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे मनमोहन साहब जी, और मनमोहन साहब जी 2-3 दिन पहले से ही अमेरिका पहुंचे हुए थे। ये सब न्यूज़ में बता रहा था। तो जब ये सामा में जो सेना कैंप में हमला हुआ, 3 पाकिस्तानी आतंकी ने हमला किया था, उस वक्त मनमोहन सिंह अमेरिका में ही मौजूद थे। तो सामा में, और यही वाकया वो भी वाकया है जिस पर सुषमा स्वराज जी जो हमारे उस वक्त विदेश मंत्री थी, अगर आप लोगों को इंटेलिजेंट को कुछ याद होगा तो कुछ याद मत करते कि बस ऐसे ही हिंदुस्तान से तनख्वाह लेके खाते खुजाते बत्ती बुझाते सो जाते हो। मैंने कहा यही वाकया है वो। सुषमा स्वराज जी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी, और शायद, और आपने भी सुना होगा, तो सुषमा स्वराज जी से 3 दिन के बाद जिस फौजी जवान ने, जिस जनरल ने इन तीनों आतंकियों को हमला करते हुए देखा था, तो उसने कमेंट किया था कि ये आतंकवादी जो थे पाकिस्तानी फौज, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।